1857 और मेरठ की श्रृंखला में आज प्रोफेसर के शर्मा जी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो इतिहास को लेकर के बार बार उठते हैं, जिन पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। इतिहास में कहावतों, अनुश्रुतियों, लोक कथाओं की क्या महत्ता है, इस पर भी बात होना जरूरी है। इतिहास का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों ट्रांसफर होता है, हस्तांतरित होता है, अनुश्रुतियों के जरिए, बातचीत के जरिए, लोक कथाओं के जरिए। प्रोफेसर शर्मा नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतिहास में जो लोक कथाएं हैं उनकी क्या महत्ता है, उनको कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और जो लिखित इतिहास है उसको समृद्ध करने में, उसको आगे बढ़ाने में क्या भूमिका होती है इनकी? देखिए, आपने आज जो प्रश्न उठाया है वो वास्तव में इतिहास के लिए, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, इतिहास के शोधकर्ताओं के लिए और एक सामान्य जन के लिए भी बहुत उपयोगी है। क्योंकि इतिहास हर व्यक्ति से जुड़ा है, हर व्यक्ति इतिहास का अंग होता है। अब होता क्या है कि हम इतिहास में मुख्य रूप से दो तरह के स्रोत इस्तेमाल करते हैं इतिहास को समझने के लिए। एक होते हैं लिटरेचर, जिसे हम साहित्य कहते हैं, दूसरा होता है आर्कियोलॉजी, जिसे हम पुरातत्व कहते हैं। ये एक पारंपरिक ढांचा है इतिहास के अध्ययन के लिए, स्रोतों का जानने का। परंतु इस साहित्य और इस पुरातत्व के अलावा भी भारतीय परंपरा में बहुत सारी अनुश्रुतियां, बहुत सारी चीजें जो जन सामान्य के जीवन में चलती हैं, चर्चाओं में चलती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा दी जाती है। ये भारत की परंपरा रही है। जैसे जो वेद रहे हैं, वेद आज आपके पास लिखित रूप में है, पर क्या पहले से ही वो लिखित रूप में थे? जी बिल्कुल नहीं। वो पहले रूप में नहीं थे, उनका पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया, बल्कि शुरू में केवल उन्हें श्रुति कहा गया कि वो श्रुति ज्ञान था, सुन करके आया हुआ ज्ञान था। यानी कि एक पीढ़ी से उस ज्ञान को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता। और मुझे ये लगता है कि ये जो श्रुति ज्ञान होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है, वो सबसे अधिक अच्छा संरक्षित रखने का माध्यम होता है किसी भी इतिहास को, किसी भी डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि यदि आप कागज में लिखते हैं, आप किसी और चीज में, आप जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वो एक ना एक दिन किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। परंतु अगर मस्तिष्क में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चीजें ट्रांसफर करती जाएं, तो वो अनंत काल तक चलता रहेगा। और इसीलिए ये भारतीय परंपरा रही है कि हम ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मस्तिष्क से मस्तिष्क में ट्रांसफर करते रहेंगे। और वेद इसके बहुत बड़े प्रमाण हैं। वो हमने बाद में आकर के उनको लिखित रूप दिया है। ऐसे ही स्थानीय इतिहास भी है। ऐसे ही इतिहास पर जब आप चर्चा करते हैं, जब आप शोध करते हैं, तो जिन क्षेत्रों में जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में बहुत सारी बातें आपको बुजुर्ग बता देते हैं। मान लीजिए मैंने बसोद के खूनी तालाब की चर्चा की, अंग्रेजों ने उस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजों ने अगर डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा तो वो तालाब नहीं है। वो तालाब वहां है। आप वहां जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए सतही स्तर पर जाकर के इतिहास के स्रोत, जिसे हम श्रुति कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका अध्ययन करना होता है। और श्रुति होती है, व्यक्ति से नहीं होती कि मैं ही बता दूं तो श्रुति है। मैं बताऊंगा, मेरे जैसे अन्य मेरे आयु के लोग उसी बात को सेम चीज बताएंगे, तब उसका हाँ ये बात सही है। तो बहुत सारे हमें दृष्टिकोणों से, बहुत सारे चीजों से उन श्रुतियों का भी एनालिसिस करना पड़ता है, उनको भी जांचना पड़ता है, उनको भी कहीं ना कहीं साहित्य में भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है कि कहीं क्या उसका उल्लेख है। इसीलिए अंग्रेजों ने, मान लीजिए हम 1857 के चर्चा कर रहे हैं, तो अगर बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनके नाम अंग्रेजों ने नहीं लिखे। अब आप ये प्रश्न उठा सकते हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि साहब इस क्रांतिकारी का नाम अंग्रेजों के रिकॉर्ड में नहीं है। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि अगर किसी क्रांतिकारी का नाम अंग्रेजों के रिकॉर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी शहादत नहीं हुई या वो उपस्थित नहीं थे। जैसे जी बसोद के बहुत सारे लोग हैं, सीकरी के बहुत सारे लोग हैं, पांचली के बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम अंग्रेजों ने लिए ही नहीं, बताया ही, क्यों बताएंगे? तो
उन नामों का ज्यादा उल्लेख करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की। बहुत कम नाम ऐसे हैं, शाहमल जैसे, जो कि बहुत बड़ा नेतृत्व कर रहे थे, उनके नाम आते हैं और बार बार आते हैं, एक बार नहीं कई बार आते हैं, क्योंकि वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है तो उसका नाम कई बार आ रहा है। परंतु उसके साथ क्या वो अकेले हैं शामिल? क्या शामिल ने अकेले ने क्रांति कर दी होगी? नहीं, अकेला व्यक्ति कोई क्रांति नहीं कर सकता। उसके साथ अंग्रेजों ने भी लिखा है कि उसके साथ 8,000 लोग थे, 2-2,500 उस समय मौजूद थे। तो वो कौन थे 2-2,500? उनके नाम तो नहीं दिए अंग्रेजों ने। तो इसका मतलब अगर नाम नहीं दिए तो क्या वो लोग उपस्थित नहीं? वो लोग उपस्थित हैं, उन लोगों ने शहादत दी है। तो इन जनश्रुतियों के आधार पर भी हमें बहुत सारे नाम मिलते हैं। जैसे एक नाम का और मैं आज चर्चा कर दूं, जब ये सारी चर्चा आ रही, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिनको केवल हम अनुश्रुतियों के आधार पर जीवित रखे हुए हैं, और जीवित रखना भी चाहिए, क्योंकि अनुश्रुति मेरे हिसाब से इतिहास का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इतिहास को और विशेष रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने का, क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा ये रही है कि हम इतिहास को समझें। जैसे एक नाम आता है वजीर खान का, बागपत को लेकर। वहां आज भी बागपत में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे वजीर खान की एक हवेली आज भी मौजूद है। वजीर खान कौन थे? कहा जाता है वो कोतवाल थे। जैसे कोतवाल बिशन सिंह थे, जैसे धन सिंह कोतवाल थे, ऐसे ये भी एक कोतवाल। और इन्होंने भी उनकी तरह भारतीय होने का फर्ज अदा किया, और ये क्या हो गए? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए, और इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो इनके विषय में कहा जाता है कि 20 मई के आसपास, 20 मई 1857 के आसपास बहुत सारे अंग्रेजों को इन्होंने बंदी बना लिया था, जो दिल्ली से भाग करके आए थे। और बाद में कहा जाता है कि इन्हें पकड़ लिया गया, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं अनुश्रुति के आधार पर कि इन्हें काला पानी भेज दिया। पर काला पानी में भी क्या है, बहुत सारे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों के, कुछ लोगों के तो रिकॉर्ड हैं, पर बहुत सारे लोगों के वहां भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। हमारे कुछ शोधार्थियों ने वहां जाकर के इन सब चीजों को ढूंढने का भी प्रयास किया। तो इसीलिए जो अनुश्रुतियां हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं किसी भी इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए। केवल हम ये कहें कि अंग्रेजों ने लिख दिया इसलिए सच है, नहीं। हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखना होगा, भारतीय जनमानस को भी ध्यान में रखना होगा, जो शायद वर्षों से उस परंपरा को लगातार चलाती आ रही है। पर एक बात मैं और भी यहाँ कहना चाहूंगा, एक बात और स्पष्ट कर दूंगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग चीजों को गलत तरह से जनमानस में डाल देते हैं और वो भी चलने लगती है। जैसे मंगल पांडे की थ्योरी मेरठ में चल पड़ी। तो हमें बहुत सावधानी के साथ उन सब चीजों का प्रयोग करना पड़ता है कि ये कहां तक सच हो सकता है, कहां तक नहीं। इन सब चीजों का को देख करके हम उन अनुश्रुतियों का प्रयोग करते हैं, और फिर वो भी इतिहास का उतना ही मजबूत साक्ष्य है जितना मजबूत कोई साहित्य हो सकता है या जितना मजबूत कोई पुरातत्व हो सकता है। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि कैसे इतिहास में अनुश्रुतियों और लोक कथाओं का बड़ा महत्व है, और वो इतिहास को समृद्ध करने में, इतिहास को नई पीढ़ियों तक ले जाने में लगातार भूमिका निभाती आई है। हम आगे की कुछ कड़ियों में कई और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। मैं अपने मित्रों से, दर्शकों से, श्रोताओं से ये चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को जरूर दिखाइए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नया वीडियो अपलोड होते ही जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रोफेसर शर्मा। नमस्कार।